सबसे पहले इसके कुछ जो कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो था इसका लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, उसके लिए हमें ये समझना होगा कि पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस क्या होते हैं। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस क्या होते हैं? तो इवेंट E1 E2 E3 एंड सो ऑन En, बहुत सारी इवेंट हैं, वो पार्टीशन को रिप्रेजेंट करती हैं ऑफ ए सैंपल स्पेस। लेकिन कब करेंगी? इफ दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। पेयर वाइज का मतलब हो गया फर्स्ट सेकंड, सेकंड और थर्ड, थर्ड और फोर्थ, फोर्थ फाइव, इस तरीके से वो पेयर वाइज क्या होनी चाहिए? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब इवेंट फर्स्ट और सेकंड में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ऐसे ही सेकंड और थर्ड में नहीं होना चाहिए, थर्ड फोर्थ में नहीं होना चाहिए। पेयर वाइज डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब टू इवेंट नॉट हैविंग कॉमन एलिमेंट। क्लियर है? एक्स पॉजिटिव का मतलब क्या है? यूनियन यूनियन ऑफ दोज इवेंट इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस। उन इवेंटों का जो यूनियन होगा वो उसके सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है वो इवेंट जो है E1 E2 E3 हैव नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि E1 E2 E3 जो भी प्रोबेबिलिटी है, सॉरी जो भी इवेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो। तो यहाँ मैंने उन तीन कंडीशन को नीचे रिप्रेजेंट भी किया है कि E1 E2 एंड E3 ये पार्टीशन तब कहलाएंगे जब E1 EI और EJ इज इक्वल टू 5। 5 का मतलब EI और EJ में कोई भी कॉमन नहीं हो। एंड वेयर I डज नॉट इक्वल टू J इट मीन्स पेयर वाइज। I डज नॉट इक्वल टू J का मतलब पेयर वाइज, यानी कि ऐसा नहीं कि I भी वन हो जाए और J भी वन हो जाए, फिर तो ये हो जाएगा E1 इंटरसेक्शन E1, और वो कभी 5 होता नहीं है। यहाँ I और J कुछ भी वैल्यू ले सकती हैं, 1 2 3 4 5 एज सो ऑन एन। इट मीन्स यदि E1 1 है तो E2 क्या होना चाहिए, मतलब J क्या होना चाहिए? E2 हो जाएगा। यदि I की जगह पे आप 2 रख रहे हो तो J की तरफ आप 3 रख लीजिए। तो पेयर वाइज वो क्या होनी चाहिए? डिसजॉइंट इवेंट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? उनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? 5। ये मैंने लिखा हुआ है पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दूसरा यूनियन। यूनियन है जो E1 इवेंट है, E2 है, E3 एच ऑन EN, जितनी भी इवेंट हैं उस सैंपल स्पेस में, उनका यूनियन जो होना चाहिए वो उसके सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, जितनी भी इवेंट हैं EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, इसका मतलब जितनी भी इवेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है? आई का मतलब कुछ भी हो, ये 1 2 3 4 5 एन कुछ भी रख सकते हैं कि जितने भी पार्टीशन उसके हों। ठीक है? तभी हम E1 E2 E3 E4 E5 को हम क्या कहेंगे? पार्टीशन कहेंगे। जैसे यहाँ देखें ऐसा फिगर में, यहाँ आपके सामने एक E1 लिखा हुआ है, ये रहा E1। एक मिनट, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये वाला E1 है बेटा। अब और E2 में, E2 आपके सामने नीचे है। तो E1 का रीजन तो यहाँ से ये वाला है, E1 का रीजन ये रहा, और E2 का रीजन नीचे ये है। तो क्या इसमें कुछ कॉमन होगा? कॉमन नहीं है। कॉमन तो किस तरीके से होता है सेट में? जैसे ये कोई एक सेट है और दूसरा सेट ये है, तो इन दोनों का कॉमन रीजन इस तरीके से होगा जिसमें दोनों हैं। लेकिन ना तो यहाँ कुछ कॉमन है। ऐसे ही में E2 और E3 में देखें तो जो 3 है वो कंप्लीट इवेंट यहाँ से यहाँ तक, ये पार्टीशन यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला, और नीचे ये कंप्लीट, और ये इस तरीके से आपका ये वाला पार्टीशन कंप्लीट क्या है? E3 है। क्लियर है? ऐसे ही बेटा यहाँ E4 होगा, E5 होगा, EN होगा। अब E1 और E3 का भी इंटरसेक्शन देखें तो E1 ये रहा और E3 ये रहा, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, ये अलग अलग है, डिफरेंट है, मतलब डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट है। तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ये क्या हो गया आपका? पेयर वाइज डिसजॉइंट इवेंट हो गए या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह सकते हैं। दूसरा क्या है? यदि मैं इन इवेंट्स को कंप्लीट, जो ये पार्टीशन बने हुए हैं, यदि मैं इनको क्या करूं? यूनियन करूं। E1 कंप्लीट ये रहा E1, E2 E3 कंप्लीट जो मैंने अभी बताया था ये पूरा कंप्लीट पोर्शन,
और E4 E5 H1 EN तक, इस सभी को यदि मैं ऐड करूं तो ये पूरा रीजन जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, कंप्लीट किसके बराबर हो जाएगा बेटा, सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये हो गई। और तीसरा क्या था कि जो भी ये E1 E2 E3 E4 इधर कुछ भी आएगा, E5 E6 H1 EN, इनकी किसी की भी प्रोबेबिलिटी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, इट मीन्स ग्रेटर देन जीरो। तो ये पार्टीशन होने के लिए ये कंडीशन, ये थ्री कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं बेटा। इसको वेन डायग्राम से देखें तो मैंने इसे इसी पार्टीशन को समझाने के लिए मैंने ये यहाँ बनाया हुआ है। तो इसमें चार रीजन है हमारे पास। कौन कौन से हैं? एक तो है बेटा ये वाला रीजन जिसे लिखा गया है ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, ये वाला रीजन। दूसरा जो रेड कलर से हो रहा है ये वाला रीजन, ये है बेटा इंटरसेक्शन किसका, ई और एफ का, ई इंटरसेक्शन एफ। ये वाला रीजन क्या है, ई नॉट है इंटरसेक्शन एफ, जो आपका ब्लैक से हो रहा है, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ, ये ब्लैक है, ये वाला रीजन आप रेड से है, इसमें कोई मैंने लाइनिंग डाली नहीं है, प्लेन है ये वाला। और जो ग्रीन है वो कंप्लीट क्या है, ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट को क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू ई यूनियन एफ का कंप्लीट नॉट। तो इसका मतलब जो ग्रीन रीजन है, बाहर वाला कंप्लीट जो रीजन मैंने ग्रीन कर रखा है, वो आपको इस रीजन को डिनोट कर रहा है। और जो ये रेक्टेंगुलर ब्लैक जो रेक्टेंगल बना हुआ है, ये कंप्लीट रिप्रेजेंट कर रहा है सैंपल स्पेस को। तो बताइए कि ये क्या पार्टीशन होंगे? होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास चार पार्टीशन बने हुए हैं। एक बना हुआ है ये वाला जिसमें कोई लाइनिंग नहीं है, ये वाला रीजन है। एक रेड वाला है, एक ब्लैक वाला है, और एक है आपका ये ग्रीन वाला। इन चारों में कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी रीजन कॉमन नहीं है। आप कहेंगे सर मेरे को ये बताइए कि रेड और ग्रीन में कुछ कॉमन है? नहीं है। रेड और इस ब्लैक में कुछ कॉमन है? नहीं है। और रेड वाले रीजन में और जिसमें लाइन, कोई भी लाइन नहीं है, यानी कि जो प्लेन रीजन है, यानी वाटर की तरफ ये वाला रीजन है, इसमें कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये सारे के सारे जो पार्टीशन हो जाएंगे, एक तो कुछ भी कॉमन नहीं है, और यदि और इन रीजन को मैं ऐड करूं, सभी को कंबाइन कर दूं, प्लेन वाला, रेड वाला, ब्लैक वाला और ग्रीन वाला, यदि इस कंप्लीट रीजन को मैं ज्वाइन करके देखूं तो ये मेरे सैंपल स्पेस के बराबर हो रहा है। तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो चारों के चारों इवेंट जो यहाँ डिनोट हो रही हैं, ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, ई इंटरसेक्शन एफ, ई नॉट इंटरसेक्शन एफ और ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट, ये सभी की सभी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पार्टीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आशा करता हूं बात समझ में आई होगी। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? यस सर। जी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब चलते हैं, यदि सेम ये पार्टीशन समझ में आया, तो अब आपका एक उससे पहले टोटल लॉ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से पहले कुछ मैं आपको बाय एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ, फिर हम देखेंगे कि उसके प्रूफ को किस तरीके से वो निकल के आता है। देखिए सिंपल प्रोबेबिलिटी में क्या होता था बेटा, सिंपल प्रोबेबिलिटी में क्या होता था, मान के चलिए हमारे पास एक बॉक्स है और इसमें 5 तो रेड कर दी बेटा और 4 ब्लैक बॉल कर दी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि गेटिंग ए रेड बॉल, रेड बॉल आपको निकालनी है। तो रेड बॉल के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू फेवर विच इज 5 अपॉन टोटल कितना 9। तो ये सैंपल प्रोबेबिलिटी है। लेकिन मेरे पास जो आपके बैग हैं वो अलग अलग दे दिए जाए, ठीक है ना, बैग को अलग अलग कर दिया जाए। जैसे कि सेकंड में मैं डाल दूं कि एक बैग है आपके पास जिसमें 5 और 4, 5 तो आपकी रेड हैं और 4 आपकी ब्लैक बॉल है। और एक और बैग मैं आपके सामने रख दूं जिसमें रेड तो बेटा मैंने 3 कर दी और 5 मैंने ब्लैक कर दी।
अब मैं ये कह रहा हूं कि रेंडमली इन दोनों बैगों के सिलेक्शन से, दोनों बैग से एक रेड बॉल निकालनी है, रेड बॉल निकालनी है। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, दोनों से मिलके एक रेड बॉल आएगी। तो यहाँ एक रेड बॉल निकलनी है। तो बताइए इस रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप ये जानते हैं हमारे पास दो बैग हैं, एक ये रहा और एक ये। तो इन दोनों में रेड बॉल हैं, तो दोनों से रेड बॉल प्रोबेबिलिटी, यानी कि रेड बॉल दो तरीके से निकल सकती है। एक तो जब जब हम पहले बैग को सेलेक्ट करें, पहले बैग को सेलेक्ट कर लिया और उसमें से रेड बॉल निकालें, यानी कि पहले बैग को सेलेक्ट करने का मैंने मान लिया E1 इवेंट, और दूसरा बैग सेलेक्ट करेंगे तो इसे E2 इवेंट से डिनोट कर दिया, और रेड बॉल निकालना है तो वो मैंने R से डिनोट कर दी। तो मेरे को ये बताइए कि रेड बॉल जो निकलेगी वो दो तरीके से निकलेगी क्या। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी डिनोट होगी वो रेड बॉल निकाली जब आपका बैग फर्स्ट इज सेलेक्ट, व्हेन बैग फर्स्ट इज सेलेक्ट, यानी जब पहले बैग को सेलेक्ट करें तब रेड बॉल की क्या होगी। और यहां से ये दूसरा वे क्या कह रहा है कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल व्हेन सेकंड बैग इज सेलेक्टेड, सेकंड बैग इज सेलेक्टेड। तो रेड बॉल हमें इन दो तरीके से मिलेगी, या तो इस तरीके से या इस तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ E1 का यदि हम देखें बेटा, तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, E1 क्या है, सिलेक्शन ऑफ बैग। E1 और E2 क्या है, सिलेक्शन ऑफ बैग और रेस्पेक्टिवली फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करेंगे तो बैग हमारे पास दो हैं, दो में से हमें एक बैग सेलेक्ट करना है, तो कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी, 1/2। और सेकंड की भी क्या होगी, 1/2। अभी हमने बैग सेलेक्ट किए हैं, ध्यान रखना है, क्योंकि हम रेड बॉल निकालेंगे तो हमें बैग सेलेक्ट करना होगा कि पहले हम फर्स्ट से निकालें या सेकंड से निकालें। तो पहले जो E1 और E2 क्या है, E1 and E2 B2 event selecting back first and second respectively। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, यहां पर जो ये प्रोबेबिलिटी निकलेगी R/E1, यानी कि गेटिंग रेड बॉल व्हेन आपका E1 यानी फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड। तो क्या होगा, फर्स्ट बैग में रेड कितनी है बेटा आपके पास, 5, और टोटल कितनी है आपके पास बेटा, 5 और 4 टोटल हो गई आपके पास 9। तो फर्स्ट बैग से रेड होने की प्रोबेबिलिटी तो आ गई 5/9। तो सेकंड बैग से क्या होगी रेड बॉल, तो सेकंड बैग से रेड बॉल कितना है बेटा हमारे पास, सेकंड कितना है रेड बॉल 3, और टोटल कितना है 5 और 3 कितना हो गया बेटा 8। ये सेकंड तरीके से रेड बॉल निकल सकती है। तो फाइनली रेड बॉल किस तरीके से निकलेगी, दो तरीके से निकलेगी क्या, या तो इस वे से या इस वे से। ठीक है, तो उसे लिखा क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन बैग फर्स्ट इज सेलेक्टेड। या तो रेड बॉल इस तरीके से मिलेगी, या इट मींस प्लस व्हेन सेकंड बैग इज सेलेक्टेड, जब हम सेकंड बैग को सेलेक्ट करेंगे देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड व्हेन सेकंड बैग इज सेलेक्ट। तो इसी को, इस फॉर्मूले को ही हम टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ रेड होने की प्रोबेबिलिटी यदि मैं निकालूं तो क्या बनेगा बेटा, फर्स्ट 1/2, ई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना था, ये यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है आपके लिए 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है बेटा आपके पास, ये भी 1/2 है। तो 1/2 इंटू RE1 विच इज 5/9 प्लस E2 कितना है, वो भी बेटा आपके पास 1/2 है, एंड RE2 विच इज 3/8। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो आपका आंसर आएगा 1/2 कॉमन लेके 5/9 प्लस 3/8। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इस तरीके से हम इसका क्या निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। अब ये तो दो बैग हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो तीन होंगे तो उसके लिए तीसरी बार भी हम कैसे करेंगे, तीसरा बैग सेलेक्ट किया जाए विच इज डिनोटेड बाई E3, and getting a red ball when third bag is selected, which is denoted by PR/E3. E3 means bag third is selected, then probability of getting is red ball। क्लियर है, तो ये चीज समझ में आई होगी। अब इससे प्रूव किस तरीके से करेंगे,
तो वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। ये रहा। तो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी E1 E2 E3 ये पार्टीशन है किसी सैंपल स्पेस के। सपोज दैट E1 E2 E3 है नॉन जीरो, ये नॉन जीरो इवेंट है, ठीक है जी। एंड ए क्या है, एनी इवेंट एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस। अब पीछे यदि मैं अपने एग्जांपल में जाऊं तो बेटा यहाँ पे जो E1 और E2 जो सिलेक्शन ऑफ बैग था वो तो आपका पार्टीशन, और वहां से जो रेड बॉल निकाल रहे हैं ये आपकी एक इवेंट ए की तरह काम करेगी जो सैंपल स्पेस से रिलेट करेगी, ठीक है ना। यानी एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस, यानी उस सैंपल स्पेस से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला किस तरीके से लिखा, पी ए इज इक्वल टू E1 फर्स्ट पार्टीशन, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन फर्स्ट पार्टीशन इज सेलेक्टेड। इसका मतलब पहले पार्टीशन में ए का कितना भाग है, ऐसे ही प्लस टू पार्टीशन टू, और पार्टीशन टू में ए का कितना भाग है, ठीक है। तो ध्यान रखना E1 जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो ये पूरा है यहाँ कंप्लीट जो डायग्राम में E1 दिखा जा रहा है, ठीक है। और लेकिन मैं कहूँ पी ए E1 कितना है, तो पी ए E1 ये वाला रीजन है जो मैं अभी ग्रीन कर रहा हूँ, ये आपका पी ए E1 है, ध्यान रखना। ऐसे ही ये E2 ये तो कंप्लीट है, लेकिन इस कंप्लीट में ए का कितना रीजन है, ए का ये वाला रीजन है जैसे मैं अब नीचे लाइनिंग दे रहा हूं। ऐसे ही बेटा थ्री में, थ्री तो ये कंप्लीट है होल, जो मैंने पहले भी मैंने किया था, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, लेकिन इसमें ए कितना है, तो इसमें आपका ए है ये वाला रीजन कंप्लीट, यहां से आप देख पा रहे होंगे ये सब ए है। ऐसे ही जितनी भी इवेंट होंगी यानी जितने भी पार्टीशन होंगे, एन हो तो एन, थ्री हो तो थ्री, टू है तो टू, जितने भी होंगे सभी के लिए इसी तरीके से हम चलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ ई एन के लिए करें तो इसमें कॉमन रीजन ये आएगा, यहाँ वाला रीजन, ठीक है। तो ये आपका AE1 AE और AE1 ये सारी चीजें आपको यहाँ समझ में आ रही होंगी कि ये रीजन कहाँ है इस फिगर में, ठीक है। तो अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं हम। तो इसका प्रूफ क्या है, E1 E2 ये पार्टीशन है, ये होने चाहिए इसके पार्टीशन है। अब यदि ये पार्टीशन है तो ध्यान रखना E1 E2 E3 EN जितने भी हैं ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कैसी होनी चाहिए, एक्स पॉजिटिव इवेंट होनी चाहिए, और इनकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, तीन कंडीशन होनी चाहिए। तो ये मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, डिसजॉइंट इवेंट होनी चाहिए, एक तो ये सैंपल स्पेस के बराबर है यूनियन E1 E2 EN, और एक इंटरसेक्शन फाई है, इट मीन्स डिसजॉइंट इवेंट है ये, ठीक है। तो अब एक रूल जानते हैं हम सेट से भी कि एस कंप्लीट सेट है और उसमें ए कोई इवेंट है तो एस और ए का जो इंटरसेक्शन होता है वो ए के बराबर होता है, ये सेट थ्योरी से हम लिख सकते हैं, ये आपका सेट थ्योरी कहती है, ठीक है। हम सेट थ्योरी से इस चीज को लिख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ लीजिए, जैसे कि सैंपल स्पेस क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 और 6, जब एक डाइस को रोल करते हैं और ए कोई इवेंट है, मान के चलिए E1 नंबर विच इज 2 4 6, तो बताइए ए इंटरसेक्शन यदि मैं एस निकालने लग गया तो किसके बराबर होगा, ओनली 2 4 6, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है 2 4 6, तो 2 4 6 कॉमन है, विच इज इक्वल टू किसके है, ए के। तो वो मैं ये कह सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन एस जो होगा वो इज इक्वल टू किसके होगा, ए के ही इक्वल होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, लेकिन सैंपल स्पेस को क्या लिख सकता हूं इक्वेशन फर्स्ट से, यहां देखिए इक्वेशन फर्स्ट से इस सैंपल स्पेस को ए की जगह ए है बेटा, एस को मैंने कन्वर्ट किया और एस को कन्वर्ट क्या कर दिया है, क्योंकि ये इवेंट कैसी है एक्स पॉजिटिव, इट मींस यूनियन ऑफ ऑल एन इवेंट्स इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस, इट मींस एस इज इक्वल टू E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एस सो एन EN। तो ये मैंने एस को रिप्लेस कर दिया और ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी कंप्लीट। अब इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3 यूनियन ए इंटरसेक्शन A4 सॉरी E4 एस ऑन ए इंटरसेक्शन EN तक हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये सेट प्रॉपर्टी है उसके जरिए हम लिख सकते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो ये बात यहां तक समझ में आई? यहां तक बेटा कोई दिक्कत? चलते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ। अब क्या है, तो मैं इनकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जब आपके ए जो था यहाँ पे ए इक्वल टू ये आ गया, ए इक्वल टू क्या आ गया, ये सारी चीज आ गई यहाँ से ए लेके, ए इक्वल टू ये आ गया, तो मैं ए की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा यानी पी ए। तो पी ए क्या हो जाएगी, पी ए इक्वल टू कंप्लीट इंटरसेक्शन जो भी था उनका, उन पे क्या लगा दी, उन सभी की प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी लगा दी तो ये इवेंट ए इंटरसेक्शन ई वन, ए इंटरसेक्शन ई टू। अब ए और ई वन का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और ई वन का इंटरसेक्शन मैंने जस्ट पहले भी मैंने आपको बताया था क्या होगा बेटा, ये इंटरसेक्शन ये वाले रीजन है, ये ए इंटरसेक्शन ई वन है, ये वाला रीजन क्या है, ए इंटरसेक्शन क्या है बेटा, ई टू है, और इधर ये वाला रीजन ऐसे ही ई थ्री, सॉरी ई थ्री का तो ये बनेगा जो बीच में कंप्लीट है, ये वाला रीजन बनेगा कॉमन ए और ई थ्री का। ठीक है, और ऐसे ही ए फोर का ये बन जाएगा, ई एन का ये वाला रीजन बन जाएगा। तो मेरे को ये बताइए जो मैंने अभी यहाँ ग्रीन रीजन किए हैं, क्या इसमें आपस में कॉमन है? इस वाले रीजन में इसको मैं कह रहा हूँ ए इंटरसेक्शन ई वन, और इस वाले रीजन को मैं कह रहा हूँ ए इंटरसेक्शन ई टू। इस वाले रीजन को जो ये वाला ग्रीन हो रहा है इसे मैं कह रहा हूँ ए इंटरसेक्शन ई थ्री। तो मेरे को ये बताइए इन रीजन में कुछ कॉमन है? नहीं है, ये डिसजॉइंट है। और यदि ये डिसजॉइंट है तो हम क्या कहेंगे कि इनका जो यूनियन होगा, यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हम इनका क्या कर देंगे, एडिशन रूल से क्या कह देंगे, पी यूनियन की जगह क्या लग जाएगा, प्लस। ठीक है ना? यदि कोई, मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में आपको बताया था प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते समय, यदि कोई भी दो इवेंट ई वन एंड ई टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ई वन एक्सक्लूसिव हैं, ई वन एंड ई टू, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ई वन इंटरसेक्शन ई टू क्या होगा बेटा, फाइव। और फाइव होगा तो इनका यूनियन किसके बराबर होगा, ई वन यूनियन किसके बराबर होगा, ई टू, इज इक्वल टू होगा पी ई वन प्लस पी ई टू। अब आगे आएगा माइनस पी ई इंटरसेक्शन, ई वन इंटरसेक्शन ई टू विच इज फाइव। फाइव का मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये मैं ये कह सकता हूँ कि यूनियन को मैं किसके टर्म में डाल सकता हूँ फिर, प्लस में। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ई वन और ई टू क्या होना चाहिए, एम्प्टी डिसजॉइंट होना चाहिए। तो वही कंडीशन यहाँ है, ए ई वन, ए सॉरी ए इंटरसेक्शन ई वन, ए इंटरसेक्शन ई टू, ए इंटरसेक्शन ई थ्री, ये सभी इवेंट जो मैंने यहाँ ग्रीन ग्रीन से आपको लाइनिंग से शो की थी, ये सभी डिसजॉइंट है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है इस रीजन में। ठीक है ना? तो इस रीजन में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई, और एक्सक्लूसिव की वजह से हम इन्हें क्या लिख सकते हैं, प्लस में इनको लगा देंगे, सभी को यूनियन की जगह क्या कर देंगे, प्लस में। क्यों? क्योंकि इन सभी का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन होगी वो इज इक्वल टू जीरो रहेगी, तो वो हट जाएगी वहां से। तो ये आपके यहाँ हम आ गए कि यानी पी ए जो होगी वो ये होगी, ए ई वन। और मल्टीप्लाई रूल क्या कहता है, मल्टीप्लाई रूल क्या कहता है, मैंने बताया था पी ए इंटरसेक्शन बी लिख लीजिए, या पी ए बी लिख लीजिए। वो क्या कहता था, पहली प्रोबेबिलिटी इनटू कंडीशनल ऑफ सेकंड, जब पहली इवेंट घटित हो चुकी हो तब दूसरे की, यही तो कहता था मल्टीपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो ये कहता था। तो वही काम यहां हो रहा है, क्या ई वन ये रखा, और जब ई वन घटित हो चुकी हो तो उसमें ए का क्या रीजन है, क्योंकि ध्यान रखना हमें निकालनी एक ही है, ये ध्यान रखना है एक ही निकालनी है। तो पहले कौन हुआ था, पहले हमारे पास था पार्टीशन, इवन पार्टीशन। तो इवन पार्टीशन की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी इवन हो गई, और इवन में ए का क्या है, ये हो गया। ठीक है ना? तो आई की जगह पे वन रखेंगे तो ये वन आ जाएगा, टू रखेंगे तो टू आ जाएगा, थ्री रखेंगे तो थ्री आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको फाइनली हम क्या रख सकते हैं, जैसे ही आई की जगह मैंने यहां से वन रखा बेटा, तो ये वन आ गया, प्लस टू रखा तो टू आ गया सेकंड वाले के लिए, जैसे ही मैंने थ्री रखा तो आगे थर्ड आ जाएगा, और एन के लिए क्या हो जाएगा, ई एन तक हो जाएगा। तो फाइनली जो फॉर्मूला होगा टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी,
लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का, वो ये होगा पी ए इज इक्वल टू पी ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए ई टू। यदि 3 पार्टीशन है तो पी ई थ्री डॉट पी ए ई थ्री, यदि 4 पार्टीशन है तो 4 तक जाएंगे कंटिन्यूस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फोर इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई फोर हैज ऑलरेडी ऑक्योर्ड, यानी कि पी ए ई फोर, और एन तक जाएंगे तो आपके सामने लिखा हुआ है क्या, पी ई एन इंटू पी ए एन। तो ये टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का ये आपका फॉर्मूला है। क्लियर है? तो ये बात समझ में आई होंगी, ठीक है। और मेन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये वाला ध्यान रखना, जितने हमारे पास पार्टीशन है उतने तक ही हम उसे इस तरीके से लिखेंगे। 2 पार्टीशन है तो 2 तक ही लिखेंगे, 3 थे तो 3 तक रखेंगे, 4 थे तो 4 तक रखेंगे। जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन लिखा किया था पहले, ये वाला, तो इसमें सिर्फ 2 पार्टीशन, 2 हिस्से थे, एक ये वाला था E1 और एक ये था E2, E1 और E2, E1 और E2। यदि E3 होता तो फिर मैं E3 तक उसे पास करता, E1 ऐसे 2 फिर 3 होता। यदि E4 भी होता मेरे पास यहाँ तो मैं 4 तक उसे करता। यदि n टर्म तक ऐसे चलेंगे तो फिर मेरे पास n तक भी मेरे को उसी तरीके से लिखना होगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपकी बेज थ्योरम। इन दोनों कॉन्सेप्ट से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। तो बेज थ्योरम का इसको पहले हम एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल की तरह समझ लेते हैं। जैसे कि अभी जस्ट मैंने पहले एक एग्जाम्पल लिखा था, 5 रेड बॉल 4 ब्लैक। नेक्स्ट सॉरी कुछ भी लिख लीजिए, 3 मैंने डाला रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल। अब क्या क्या कि इन दोनों बैग से गेंद निकाली गई और वो गेंद पाई गई आपको कि वो तो रेड निकली है, रेड निकली है। दोनों बातों को समझना बेटा, ध्यान रखना, यहाँ बहुत कंफ्यूजन है इन दोनों में। पहले वाले में क्या था कि इन दोनों से एक गेंद निकाली गई थी, उस निकाली गई गेंद की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, ध्यान रखना। लेकिन बेज थ्योरम क्या कहती है, रिवर्स कहती है कि इनमें से एक गेंद पहले ही निकाल ली, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों में से कोई भी एक गेंद पहले ही निकली और वो हमने पाई कि वो रेड है। इन दोनों में से किस में से निकली ये हमें नहीं पता, लेकिन हमने हमने हमको ये मालूम है कि हमने इन दोनों में से रेड बॉल निकाली और रेड बॉल निकाल चुके हैं। तो अब ये बताइए कि वो रेड बॉल जो निकली है वो आपकी फर्स्ट बैग से निकली है, यानी कि ये फर्स्ट बैग है, या फिर सेकंड बैग से निकली है, ये कहती है। यानी कि इसे हम बोलते हैं कॉज प्रोबेबिलिटी। कॉज प्रोबेबिलिटी का मतलब जो निकली हुई है, जो इवेंट जो फाइनली हमारे पास आया हुआ है, आउटपुट जो आया है वो आया कहां से है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं बेटा, जैसे मान के लिए 2 फ्रेंड हैं, एक तो लिख लिया मैंने कोई भी मोहित, एक मैंने लिख लिया रोहित, ठीक है, और एक यहाँ खड़ा था श्याम नाम का कोई भी फ्रेंड। अब क्या क्या हुआ कि इस श्याम में एक थप्पड़ पड़ गया खींच के, तो घटना तो हो गई कि उसमें थप्पड़ पड़ गया। अब उस थप्पड़ जो दिया है उसका कॉज किसने दिया है, वो उसको कॉज कौन है, यानी कि उस थप्पड़ देने का मतलब थप्पड़ दिया किसने है, या तो मोहित ने दिया है या रोहित ने दिया है। तो ये जो है ये तो आपके E1 हो गया, ये E2 हो गया, और ये जो आउटपुट जो आया था ये ए से डिनोट कर दी गई। तो ये घटना तो घटित हो चुकी है, थप्पड़ तो उसमें पड़ गया, श्याम श्याम में थप्पड़ तो पड़ गया, लेकिन वो थप्पड़ दिया किसने वो निकालना है। पहले क्या था कि 2 बंदे खड़े हैं, एक तीसरा भी कोई है, ठीक है ना, और बताइए कि तीसरे में थप्पड़ पड़ा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले में ये निकालना था कि थप्पड़ पड़ा उसमें, कि श्याम में थप्पड़ पड़ेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। पहले ये निकालना था कि श्याम में थप्पड़ पड़ेगा, इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अब क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है कि श्याम में तो थप्पड़ पड़ चुका है, लेकिन वो दिया मोहित ने है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो थप्पड़ जो दिया है वो मोहित ने दिया है, या इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो थप्पड़ जो दिया है वो रोहित ने दिया है। यानी कि कॉज एक्शन आपको बताना है कि वो जो एक्शन हुआ है वो किसने किया है।
तो इसी इसको हम क्या कहते हैं, बेज थ्योरम के जरिए हम इनको इस प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं, ठीक है ना। तो उसका कॉज ऑफ निकालना है, तो यहाँ यदि मैं देखूं तो मैं मान के चल रहा हूं कि मैं निकाल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ मोहित ने दिया है, वो इसकी निकालनी है कि मोहित ने यानी E1 ने दिया, लेकिन क्या एक्शन क्या हुआ था, ए स्लैब, तो ये निकालना है। पहले हमें क्या निकालनी होती थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि वो उसमें थप्पड़ किस कैसे पड़ा है, या आप ये कह सकते हैं कि रेड बॉल निकालने की। अब यहाँ आपको क्या निकालना है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल नहीं निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ये नहीं निकालनी है, आपको ये निकालनी है कि जो रेड बॉल आई है वो या तो फर्स्ट बैग से निकली है, फर्स्ट बैग से निकली है, या आपकी सेकंड बैग से निकली है, यानी ए लिख लीजिए, या ए क्या है आपके लिए, रेड बॉल लिख रहा हूं बेटा मैं, रेड बॉल है। तो रेड बॉल जो निकली है वो फर्स्ट बैग से निकली है या सेकंड बैग से निकली है। अब ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि जो एक्शन हुआ है, जो एक्शन हुआ है उसका कॉज निकालना है हमें। ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बेज थ्योरम इस टाइप की प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए हम काम आती है, ठीक है। तो अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं, वो क्या है। सारे स्टेटमेंट वो पार्टीशन होने चाहिए सैंपल स्पेस के, और पार्टीशन है तो E1 E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, एक्स पॉजिटिव होंगे, और E1 E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। तो हमने एक कारण निकालने के लिए हमने एक प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि E1 ऑब्लिक ए लिखना चाहूँ मैं, तो इसे क्या लिखूंगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलो आई लिख देता हूँ, कितने भी आपके आई का मतलब आई डिनोट करा है नंबर ऑफ पार्टीशन, कितने पार्टीशन है, तो मैं क्या लिखूंगा, E1 EI इंटरसेक्शन ए, और अब नीचे कितना ए, यही तो लिखूंगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, कि जब आपकी रेड बॉल निकल चुकी है तो वो आई बैग, आइथ बैग से यानी कि nth बैग से निकली है, उसका क्या मतलब, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। लेकिन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होता है, बाय मल्टीपल थ्योरम, बाय मल्टीपल थ्योरम, क्या मल्टीपल थ्योरम हम क्या कह सकते हैं इंटरसेक्शन को, PE1, और जब पहली घटना घटित हो चुकी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1, ठीक है। अब मैं आई लेके चल रहा हूं, तो आई का मतलब 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, और नीचे क्या है, PA, PA, ए क्या है, ए है आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती थी, वो क्या कहेगी, समेशन आई इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी AEI, ये आपका, और यही फॉर्मूला आपका किसका है, इसे किस तरीके से लिखेंगे बेटा, PEI डॉट PAEI अपॉन, नीचे जो टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी को मैंने एक साथ लिख दिया, वो किस तरीके से फॉर्मूला लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा PE1 डॉट PAE1 प्लस PE2 डॉट PAE2 एज सो ऑन, और कहाँ तक जाएगा बेटा, n तक जाएगा, PEN डॉट PAEN। तो मैंने इस नीचे वाले जो टोटल जो फॉर्मूला लगा था लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का, मैंने इसे शॉर्ट रूप में यहाँ इस तरीके से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो यही प्रूव, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये कह लीजिए, ये वाला फॉर्मूला शॉर्ट रूप में, और कंप्लीटली ये वाला फॉर्मूला आपका क्या कहलाता है, इसे बेज थ्योरम का हम फॉर्मूला कहेंगे, यानी कि ये बेज थ्योरम प्रूफ है, प्रूफ ऑफ बेज थ्योरम है। तो ये आप नेक्स्ट देखेंगे, ये आपके सामने इसका प्रूफ है, बेज थ्योरम क्या है, ठीक है ना। इसे आप देख भी सकते हैं, इसका प्रूफ मैंने आपके सामने लिख भी दिया है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। वैसे इसको यदि एक बार पढ़ना चाहें तो E1 E2 E3 वो आपके क्या है, नॉन एम्प्टी इवेंट हैं, यानी ग्रेटर देन 0 प्रोबेबिलिटी रखेंगे, और पार्टीशन है ऑफ सैंपल स्पेस के, और पेयर वाइज डिसजॉइंट है, ध्यान रखना पेयर वाइज डिसजॉइंट होने चाहिए, और एक्स पॉजिटिव का मतलब क्या है, यूनियन इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसे मैंने अभी जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, क्लियर है। अब नीचे जो लिखा हुआ है इसका प्रूफ है, जो जस्ट मैंने
पहले किया है, उस प्रूफ को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो कुछ टर्म है इनको देख लेते हैं। जनरली क्या बोला जाता है, E1 E2 E3 है, इनको बोलते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। E1 E2 यानी सैंपल स्पेस, सॉरी पार्टीशन थे, उनको क्या बोलते हैं बेज थ्योरम में, हाइपोथेसिस। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3 E4 En, ये जो प्रोबेबिलिटी है क्या बोलते हैं हम, प्रायरी प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। और तीसरा जो आप निकाल रहे थे कॉज प्रोबेबिलिटी, कॉज प्रोबेबिलिटी जिसे हम बोल रहे थे, उसे हम यहाँ क्या कहेंगे, पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो ये इसके टर्म है, इनको हम याद भी रख सकते हैं कि इनको क्या बोला जाता है, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि इनको क्या बोला जाएगा, कोई आपसे क्वेश्चन में पूछे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इन टर्म को याद रखना, हो सकता है E1 E2 E3 जनरली पूछ लिया जाए कि बेज थ्योरम में E1 E2 E3 क्या कहलाती है, इवेंट E1 E2 E3 को क्या कहते हैं हम, ठीक है ना। तो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस बोल सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इस तरीके से इनको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन। यहाँ क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझना है बेटा, ठीक है ना। बहुत मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पर ही आधारित है, लेकिन वो डिफरेंट है जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ आपको ये समझना है कि एक बैग था आपके पास, चलिए बैग है जी, जिसमें 5 रेड हैं और 5 ब्लैक हैं, ओके जी। अब ये कह रहा है इसमें से सेकंड स्टेप कह रहा है ए बॉल इज ड्रॉ एट रैंडम, एक बॉल निकाली जा रही है। अब आप ही बताइए, जब इस बैग में से एक बॉल निकाली जाएगी तो वो क्या क्या हो सकती है, या तो वो रेड हो सकती है, ठीक है ना। तो मैंने, या तो वो रेड होगी या क्या होगी, ब्लैक। अब रेड होगी तो इस इवेंट को मैंने किससे डिनोट कर दिया, E1 से। और यदि ब्लैक होगी तो इस इवेंट को मैंने किससे डिनोट कर दिया बेटा, E2 से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी, रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ कितनी होगी बेटा, 5/8। टोटल कितनी है, सॉरी 10, विच इज इक्वल टू 1/2, टोटल 10 है। यहाँ भी E2 का मतलब ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल क्या होगा बेटा, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ ब्लैक भी कितनी है बेटा आपके पास, 5/10, विच इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ तक तो E1 और E2 समझ में आया। हमने सिर्फ एक फर्स्ट जो सेंटेंस था उसका सेंस यहाँ लिया है कि ए बॉल इज ड्रॉ एट रैंडम, एक बॉल आप निकाली जा रही है, ठीक है। तो वन बॉल यदि आपकी निकाली जा रही है तो क्या हो सकती है, तो वन बॉल रेड भी हो सकती है, वन बॉल ब्लैक भी हो सकती है। अच्छा जी, अब आगे कंसेप्ट क्या बढ़ा, ये यूं कह रहा है कि उसका कलर नोट किया, एक बॉल निकाली, उसकी कलर नोट कर लिया कि वो रेड है या ब्लैक, एंड इज रिटर्न टू अर्न, और उसे वापस कहाँ रख दिया, बैग में। अच्छा जी, तो वापस यदि बैग में रख दिया, तो अब बैग में क्या था, ये थोड़ा सा समझेंगे यहाँ। यदि हम बैग में रख दिया तो बेटा ब्लैक तो उतनी ही है और रेड भी आपके पास उतनी है, लेकिन ध्यान रखना आगे क्या कह रहा है, मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। यानी कि जो थैला था, जो बैग था, उसमें जिस कलर की गेंद आपके पास निकली थी वो तो वापस रख दइए, लेकिन उसके बावजूद भी 2 एडिशनल बॉल, उसी कलर की 2 एडिशनल बॉल और रख दिए, तो यानी कि 5 तो वापस रखने पे हो ही गई, लेकिन उसमें 2 एडिशनल और रेड कर दी। तो या तो ये कंडीशन हुई, यदि आपकी पहली बार में रेड बॉल निकली होगी और रेड बॉल निकली है तो रेड बॉल वापस रख दी, और वापस रखने के बाद 2 रेड बॉल, 2 एडिशनल रेड बॉल, यानी जिस कलर की गेंद निकली थी वैसी और 2 एक्स्ट्रा उसमें डाल दी। तो रेड कितनी हो गई आपके पास बेटा, 7, रेड 7 हो गई, ब्लैक कितनी हो गई, 5। लेकिन फर्स्ट बार में यदि आपके पास ब्लैक बॉल निकली हो तब बैग में क्या रखा जाएगा, तो रेड तो उतनी ही रहेंगी, रेड आपके पास उतनी ही रहेंगी, यानी कि 5 रेड। लेकिन जो आपने रेड यहां देखी थी वो तो वापस रख दी, सॉरी ब्लैक देखी थी तो वो तो ब्लैक रख ही दी, लेकिन 2 एडिशनल उसी कलर की आपने 2 और ब्लैक ऐड कर दी, तो अब यहाँ ब्लैक कितनी हो गई, 7, ठीक है। तो यहाँ 7 ब्लैक हैं और यहाँ 7 आपकी बेटा रेड है। अब क्या कह रहा है,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। फर्स्ट बॉल तो इनमें से एक आई होगी, या तो रेड आई होगी या ब्लैक आई होगी, लेकिन इसके बावजूद रखने के बाद उस बॉल को वापस रखा, 2 एडिशनल भी रख दी और उसके बावजूद एक गेंद और निकाली है। अब दोबारा जब गेंद निकाल रही है सेकंड बॉल, तो वो रेड होनी चाहिए। तो अब रेड बॉल कहां से निकलेगी, क्योंकि 2 एडिशनल रख दिए हमने, तो रेड बॉल यहां से निकलेगी अब फाइनली। तो यहां से दोबारा में रेड बॉल अब यहां से निकलेगी। तो यहां से रेड बॉल निकलेगी, तो मैंने उस इवेंट को नाम दे दिया ए। रेड बॉल यहां से निकालनी है, ठीक है ना। तो उस इवेंट को मैंने नाम दे दिया ए। तो ए जो होगी वो 2 तरीके से होगी, या तो इधर से ए आ सकती है या इधर से। जब इधर से आएगी तो ये तो इवन वाली इवेंट को डिनोट करेगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ए गेटिंग ए रेड बॉल व्हेन क्या है, 2 मोर एडिशनल बॉल ऑफ द रेड कलर पुट इन द अर्न। जब बैग में 2 रेड कलर की एडिशनल बॉल रखी गई हैं तब। और एडिशनल बॉल कब रखी जा रही हैं, जब आपको पहली बार में रेड मिल रही है, इसका मतलब E1। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी रेड बॉल की, ए क्या डिनोट कर रहा है, रेड बॉल को। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रेड बॉल कितनी है बेटा आपके पास 7 अपॉन टोटल कितनी है हमारे पास 5 ये रही और 7 रेड है, कितनी हो गई बेटा 12। अच्छा जी ठीक है, ये तो था E1 की तरफ से। लेकिन सेकंड टर्म से क्या मिलेगा, तो सेकंड टर्म से यहां देखेंगे तो सेकंड टर्म से क्या बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल व्हेन 2 मोर एडिशनल बॉल ऑफ द ब्लैक कलर पुट इनटू द अर्न। जब ब्लैक कलर की 2 एडिशनल बॉल रखी गई हो तब मेरे को रेड निकालनी है। लेकिन ब्लैक बॉल जो 2 एडिशनल रखी गई थी वो कब रखी गई थी, जब पहली बार में हमें क्या मिली थी, ब्लैक बॉल। इसका मतलब किस इवेंट को डिनोट कर रहा है, E2 को। तो E2 जब घटित हुई हो उसी कंडीशन में 2 ब्लैक बॉल एडिशनल रखी जाएंगी, और रखी जाएंगी तब आपको क्या निकालना है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो विच इज इक्वल टू सेकेंड टर्म में जो रेड बॉल रहेंगी वो 5 ही रहेंगी। टोटल कितनी हो जाएंगी बेटा, 7 तो ये रही ब्लैक बॉल, और बेटा आपका 5 कैसी है, रेड। तो टोटल कितनी हो जाएंगी 12। तो फाइनली जो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकलेगी, तो वो क्या फॉर्मूला था, रेड, और रेड बॉल को मैंने डिनोट किया था ए से। तो वो क्या निकलेगी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, E1 डॉट PA E1 प्लस PE2 डॉट PA E2। क्लियर है। E1 कितना था बेटा 1/2, E1 1/2। ए ई वन क्या था बेटा 7/12। ए1 क्या था आपका 7/12 प्लस E2 कितना था बेटा 1/2 इंटू PAE2 विच इज इक्वल टू द 5/12। 5/12 तो यहां से हमें 1/2 बेटा क्या मिल जाएगा कॉमन, देन 7/12 प्लस 5 अपॉन कितना 12 विच इज इक्वल टू 1/2। 7/12 और 5/12 हो जाएगा बेटा 12/12 विच इज इक्वल टू 1। देन फाइनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/2। समझ में आया नहीं आया, सबसे पहले मेरे को ये बताएं। समझ में आया बेटा, यस सर। ठीक है। सर तो ये क्वेश्चन जो था टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का था, मैंने इसे एक स्ट्रक्चर रूप में आपको समझाया है। यदि आप कहें तो बाय स्टेटमेंट मैं आपको लिख सकता हूं, अदरवाइज आपकी बुक में भी वो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। मैं बोल रहा हूं उनको एक बार किस तरीके से हमें लिखना है। क्या करेंगे, सपोज दैट या लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल एंड ब्लैक बॉल रेस्पेक्टिवली। एंड क्या है, आर आर कह लीजिए या ए कह लीजिए, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, ठीक है ना, ये आपका आ गया। तो इसीलिए E1 PE1 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल इज इक्वल टू 1/2। ये 2 टर्म नेक्स्ट बढ़ गए। अब क्या होगा, व्हेन रेड बॉल इज ड्रॉन, ठीक है ना, then 2 additional balls of the same color put into the urn, then probability of getting a red ball which is
डिनोटेड बाई AE1, AE1 इज इक्वल टू क्या होगा 7/12. Similarly, when first ball is black, then two additional ball of the same color, that is black, put into the urn, then probability of getting a red ball, which is denoted by PAE2, is equal to 5/12. Hence required probability, that is probability of getting a red ball, is equal to PA, or PA is given by PE1 dot PAE1 plus PE2 dot PAE2. This formula is called law of total probability. Law of total probability. ठीक है, और ये मैंने फिर यहाँ आपके सामने रखे हुए हैं वैल्यू सारी, वो मैंने रख दी हैं, आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत? और वो आपका बेज थ्योरम का है शायद, मेरे को लग रहा है। चलें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसको पहले मैं कंप्लीटली सॉल्व करता हूं एज ए स्टेटमेंट, और फिर आपको एज ए स्ट्रक्चर, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था वहां मैं उसकी तरह से, चलो मैं पहले जैसे एज ए स्ट्रक्चर इस बात को समझा देता हूं आप लोगों को। ये क्या कह रहा है, एक बैग में 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल हैं, तो बैग आपके पास ये है, समझना इसे, 4 रेड, 4 रेड और 4 ब्लैक। सेकंड बैग 2 रेड एंड 6 ब्लैक। सेकंड, इसमें क्या बेटा, 2 रेड बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल, ये देयर आर 2 बैग्स। आगे क्या कह रहा है, वन ऑफ द 2 बैग इज सेलेक्टेड। अब दो में से एक बार, मतलब एक बैग सेलेक्ट करना है एट रैंडम, एक एक करके। तो इसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी मैंने इवेंट जो डिनोट कर दी बेटा E1 से, और सेकंड बैग को मैंने किससे डिनोट कर दिया, E2 से, सेलेक्ट होने का। क्लियर है? अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। जब इनको सेलेक्ट किया तब क्या कह रहा है, ए बॉल इज ड्रॉ फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। अब जब इनको सेलेक्ट कर रहा हूं तो इन दोनों से जो मेरे को बॉल मिली वो क्या मिली, रेड मिल चुकी है, ध्यान रखना, एक्शन हो चुका है, एक्शन जो था वो हो चुका है, यानी कि रेड बॉल आपको मिल चुकी है। इसका मतलब मैं इस इवेंट को डिनोट कर रहा हूं बेटा ए से, ठीक है, तो ये आपको मिल चुकी है। अब ये मिल चुकी है तो अब ये बताइए कि जो ये रेड बॉल मिली है वो कहां से मिली है, फर्स्ट बैग, मतलब इसका कॉज पूछ रहा है कि ये आई कहां से है, रेड बॉल तो निकल चुकी, लेकिन ये आई कहां से है। वो अभी जस्ट मैंने पहले भी कहा था कि किसी ने थप्पड़ मार दिया, लेकिन मारा किसने है, E1 ने मारा है या E2 ने मारा है, तो ये यहाँ पूछ रहा है कि E1 ने मारा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये कॉज पूछ रहा है इसका, तो यहाँ क्या लगेगी, क्या लगेगी बेटा, आपकी बेज थ्योरम लगेगी। तो हमें चाहिएगा क्या, सिर्फ दो, बेज थ्योरम का फॉर्मूला क्या कहता है, ये फर्स्ट की पूछ रहा है, तो फर्स्ट की क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑब्लिक ए का मतलब रेड बॉल पहले बैग से निकली है, ये क्या है, घटित हो चुकी है पहले ही, ये रेड बॉल निकल निकल चुकी है, रेड बॉल निकल चुकी है, लेकिन वो कहां से निकली है, फर्स्ट बैग से, फर्स्ट बैग से निकली है, ये निकालनी है, तो ये क्या होगी। अब ध्यान रखना फॉर्मूला, फर्स्ट बैग से निकली है तो उसको फर्स्ट के साथ एज इट इज ऊपर रखेंगे, ध्यान रखना है, PE1 डॉट PAE1, ध्यान रखना फर्स्ट के साथ, जो जिसे पूछ रहा है, यदि ये सेकंड पूछता तो मैं सेकंड यहां रखता, PE2 डॉट PAE2, ध्यान रखना, ठीक है। यदि ये कोई तीसरा भी बैग होता तो मैं तीसरी, यदि वो पूछता कि ये रेड बॉल थर्ड बैग से निकली है तो मैं थर्ड वाली कंडीशन ऊपर रखता, PE3 डॉट PAE3। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल लॉ, टोटल लॉ का मतलब जितने आपके पार्टीशन थे उन सभी का उसके लिए लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगा दीजिए, जितने भी पार्टीशन, तो हमारे पास तो 2 पार्टीशन है, E1 और E2, तो क्या लगेगा, PE1 डॉट PAE1 पहले के लिए लग चुका, प्लस सेकंड पार्टीशन और है तो PE2 डॉट PAE2, और इसमें आप फाइनली आप आंसर रखेंगे, लेकिन ये वैल्यू आपको निकालनी पड़ेंगी।
तो E1 और E2 में देखूं तो क्या होगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब पहला बैग सेलेक्ट करना है, अब दो बैग में से एक बैग सेलेक्ट करना है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी क्या होगी बेटा 1/2, क्योंकि दो बैग में से एक बैग सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो ये इवेंट हैं वो कैसी हैं बेटा, इक्वली लाइकली, बोथ इवेंट E1 एंड E2 आर इक्वली लाइकली, दोनों के दो बैग है, दो में से एक सेलेक्ट करना है तो इक्वली लाइकली है, ठीक है ना। अच्छा, अब निकालना क्या, रेड बॉल मिली है, ठीक है, अब आपको निकालना है रेड बॉल मिली कहां से, फर्स्ट बैग से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, फर्स्ट बैग, तो फर्स्ट बैग में रेड कितना था भाई 4, फर्स्ट बैग में रेड कितना था बेटा 4, और टोटल कितना है 8। और जब आपका सेकंड बैग सेलेक्टेड हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन सेकंड बैग इज सेलेक्टेड देन रेड इज 2 एंड टोटल इज 8, तो यहां आ जाएगा 2/8। अब आपके पास सारी वैल्यू आ चुकी हैं, सिर्फ आपको फाइनली आंसर निकालना है, क्या PE1 विच इज 1/2 इंटू PAE1 विच इज 4/8 अपॉन PE1 which is 1/2 into PAE1 which is 4/8 plus PE2 which is 1/2 into PAE2 which is 2/8, और इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ गया 4/16 और नीचे आ जाएगा बेटा 4/16 प्लस 2/16, 2/16, 16 एलसीएम लेके 4 और 2 हो जाएगा 6, यानी कि 4/16 अपॉन 6/16, 6/16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 4/6 बचेगा विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2/3। तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कितना बेटा 2/, बेटा नहीं आया सर ये PE2 हाफ कैसे आया है? बेटा, PE2 हाफ इसलिए आया है, बैग कितने हैं आपके पास मेरे को ये बताइए, 2। दो, अब दो में से कोई सा भी बैग सेलेक्ट करिए, एक ही तो सेलेक्ट करेंगे, दो में से एक ही तो सेलेक्ट करेंगे। ओके सर, ठीक है। हाँ, दो में से एक बैग सेलेक्ट करेंगे तो दो में से एक बैग सेलेक्ट करने का, चाहे आप पहले बैग को सेलेक्ट करिए चाहे दूसरे को करिए, तो दोनों की 1/2 होगी या नहीं होगी। ओके सर, यस। हाँ, और बेटा इस क्वेश्चन में किसी का भी डाउट, किसी का भी, जितने भी आपके क्लास में, मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि आप कितने हैं फिलहाल, लेकिन किसी का भी कोई डाउट हो तो मेरे को बताएं, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, स्टेटमेंट चाह रहे हो तो मैं अभी स्टेटमेंट इसका लिख देता हूं, अदरवाइज आपकी बुक में एग्जाम्पल आप रीड करेंगे सारी कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी किसी प्रकार की। कोई भी डाउट बेटा किसी को, इसका मैं स्टेटमेंट लिखूं कंप्लीट। चलिए मैं इसको सॉल्यूशन इसका कर ही देता हूं, ठीक है, कंप्लीट जो इसके स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ कर देता हूं आपके लिए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्या लिखना है बेटा, लेट E1 and E2 be the event of selecting bag first and second respectively, bag first and second respectively, ठीक है। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, सारी चीजें वहां निकाल चुके हैं, E1 विच इज इक्वल टू 1/2, आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विच इज इक्वल टू 1/2, क्लियर है। लेट, अब क्या करेंगे, एक बी द इवेंट, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, एक रेड बॉल डालनी बेटा, रेड बॉल, ठीक है। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, ए रेड बॉल when first bag is selected, when first bag is selected, फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, या यहाँ ये भी लिख सकते हैं गिवन दैट फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड विच इज डिनोटेड बाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की निकालनी है जैसे मैंने ए से डिनोट किया, लेकिन फर्स्ट बैग सेलेक्ट मतलब AE1, तो मैंने पहले भी लिखा था वो कितना था बेटा 4/8,
ठीक है ना, आप देख सकते हैं 4/8 मैंने ये लिखा था, ये रहा, ये आपके लिए ये रहा 4/8। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली probability of getting a red ball when second bag is selected, second bag is selected, which is given by probability of a red when second bag is selected। वो भी मैंने आपको बताया था बेटा, वो कितना था सेकंड बैग सेलेक्ट होने की, ये रखा 2/8। ठीक है, सेकंड बैग में रेड कितनी है अपॉन टोटल, विच इज 2/8। फाइनल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो नाउ probability of drawing a ball from the first bag, क्योंकि वो फर्स्ट से पूछ रहा है, from the first bag given that it is red, रेड होनी चाहिए, रेड है गिवन दैट मतलब वो दे रखा है कि वो रेड है, लेकिन वो रेड बैग फर्स्ट बैग से निकली है, इसकी प्रोबेबिलिटी किससे डिनोट होगी बेटा, फर्स्ट बैग से निकली है रेड, जब वो है रेड है तब फर्स्ट बैग की, तो क्या होगी, फॉर्मूला मैंने पहले ही लिखा था, PE1 डॉट PAE1 अपॉन PE1 डॉट PAE1 प्लस PE2 डॉट PAE2। फाइनली हम इनकी वैल्यू रखनी है, हमें क्या होगा बेटा 1/2 इंटू PAE1 हम पहले ही निकाल चुके हैं 4/8 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 4/8 प्लस 1/2 इंटू AE2 2/8, और उसका आंसर हम पिछले पेज पर ला ही चुके हैं। ठीक है, तो मैं फाइनली इसका डायरेक्टली आंसर रख रहा हूँ इसका, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तो बेयस थ्योरम का जो स्टेटमेंट जो आपको लिखना है बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ, इसी तरीके से आप उसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो पार्टीशन है, पार्टीशन मतलब जो बैग थे वो 2 हैं, अब हो सकता है 3 हो, तो 3 के लिए भी आप E1 E2 E3 करेंगे, तो E3 3 बैग में से एक सेलेक्ट करना होगा, तो कितना हो जाएगी वहां प्रोबेबिलिटी 1/3। 3 बैग हैं, 3 में से एक सेलेक्ट करना है, पहला करेंगे तो 1/3, दूसरा भी करेंगे तब भी 1/3, तीसरा बैग सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 3 बैग से आप एक बार में एक करेंगे, तो 3 में से एक सेलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3 होगी। बाकी की कंडीशन इसी तरीके से निकलेंगी। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपके लिए समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। तो आज का जो टाइम है वो हो चुका है। एक क्वेश्चन मैंने आपको टोटल लॉ ऑफ कराया था, और एक मैंने आपको कराया है बेयस थ्योरम का। इस एक्सरसाइज को आप करने की कोशिश करना, कोई भी डाउट होता है तो सारे के सारे डाउट कल की क्लास में, और सारे मोस्ट ऑफ जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप कुछ मत करना, जितना मैंने आपको समझाया उसके जरिए सिर्फ अपने एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश कर लेना एक बार, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो कोशिश करना ये आपके सॉल्व हो जाएं, ठीक है ना।